बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। और आज हम लोग कक्षा 8 की हिंदी की पूरक पुस्तक भारत की खोज का चौथा अध्याय हम लोग पढ़ रहे थे, युगों का दौर। और इसके अंतर्गत हम लोग विकास और ह्रास शीर्षक के अंतर्गत हम लोगों ने ये पढ़ा था पिछले वीडियो में कि समय के साथ भारत क्रमशः अपनी प्रतिभा और जीवन शक्ति को खोता जा रहा था और यह प्रक्रिया बहुत धीमे थी और कई सदियों तक चलती रही। इसका आरंभ उत्तर में हुआ और अंत में यह दक्षिण पहुंच गई। तो इस तरह से ये जो है इस जीवन शक्ति को खोने में भारत जो है वो धीरे धीरे उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था। और इस राजनीतिक पतन और सांस्कृतिक गतिरोध के कारण क्या थे, तो इसका कारण बताते हुए राधा कृष्णन कहते हैं कि भारतीय दर्शन ने अपनी शक्ति राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ खो दी थी। तो इस तरह से भारत जो है जैसा विशाल और अति विकसित और अत्यंत सभ्य देश बाह्य आक्रमण के सामने तभी हार मानेगा जब या तो भीतर से खुद पतनशील हो या आक्रमणकारी युद्ध कौशल में उससे आगे रहे। भीतरी ह्रास भारत में इन 1000 वर्षों के अंत में बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ता है। तो इसके आगे आज हम लोग पढ़ेंगे पेज नंबर 70 से। यहाँ पर पहला अनुच्छेद हम लोग शुरू करते हैं। हर सभ्यता के जीवन में ह्रास और विघटन के दौर बार बार आते हैं, पर भारत ने उनसे बचकर नए सिरे से अपना कायाकल्प कर लिया। उसमें एक ऐसा सक्रिय अंतःस्थल रहा जो नए संपर्कों से अपने को हमेशा ताज़ा रूप देकर फिर से अपना विकास करता रहा। कुछ इस रूप में कि अतीत से भिन्न होकर भी उसके साथ गहरा संबंध बना रहा। कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर भारत ने एक नए ढंग से विकास तो किया, और जब विघटन का दौर आया यानी कि जब उसका पतन होने लगा, तो उस समय जो है उसने अपने आप को संभाला और उसने अपना विकास किया और फिर से नए तरीके से वो आगे बढ़ने लगा, लेकिन कुछ ऐसा जिससे कि पुरानी चीज़ें भी जुड़ी रहीं और उससे उसका संबंध बना रहा। तो भारत में हमेशा से व्यवहार में रूढ़िवादिता और विचारों में विस्फोट का विचित्र संयोग रहा है। तो यहाँ पे व्यवहार जो है वो रूढ़िवादी व्यवहार, यानी कि जैसा कि व्यवहार परिवार में देखा जाता है वैसा ही व्यवहार आगे भी उसे कायम रखा जाता है। तो सभ्यताओं के ध्वस्त होने के हमारे सामने बहुत से उदाहरण हैं। ध्वस्त होना मतलब नष्ट होना। ध्वस्त होना, ध्वस्त होना का अर्थ है नष्ट होना। तो इस तरह से यहाँ पर सभ्यताओं के ध्वस्त होने के हमारे बहुत से उदाहरण हैं। इनमें सबसे उल्लेखनीय उदाहरण यूरोप की प्राचीन सभ्यता का है, जिसका अंत रोम के पतन के साथ हुआ। भारतीय सभ्यता का ऐसा नाटकीय अंत न उस समय हुआ और न बाद में, किंतु उत्तरोत्तर पतन साफ दिखाई पड़ता है। शायद यह भारतीय समाज व्यवस्था के बढ़ते हुए कट्टरपन और गैर मिलनसारी का अनिवार्य परिणाम था। गैर मिलनसारी मतलब दूसरे लोगों से मिलकर रहना, उसका अनिवार्य परिणाम था, जिसे यहाँ की जाति व्यवस्था में देखा जा सकता है। जहाँ भारतीय विदेश चले गए, जैसे दक्षिण पूर्वी एशिया में, वहाँ उनकी मानसिकता, रीति रिवाज और अर्थव्यवस्था किसी में इतना कट्टरपन दिखाई नहीं पड़ता। अगले 400-500 वर्ष तक वे इन उपनिवेशों में फले फूले और उन्होंने तेजस्विता और रचनात्मक शक्ति का परिचय दिया। स्वयं भारत में गैर मिलनसारी की भावना ने उनकी रचनात्मकता को नष्ट कर डाला। जीवन निश्चित चौखटों में बंट गया, जहां हर आदमी का धंधा स्थायी और नियत हो गया। देश की सुरक्षा के लिए युद्ध करना क्षत्रियों का काम हो गया।
और ब्राह्मण और क्षत्रिय वाणिज्य व्यापार को नीची नज़र से देखते थे। नीची जाति वालों को शिक्षा और विकास के अवसरों से वंचित रखा गया और उन्हें अपने से ऊंची जाति के लोगों के अधीन रहना सिखाया गया। भारत के सामाजिक ढांचे ने भारतीय सभ्यता को अद्भुत दृढ़ता दी थी। उसने गुटों को शक्ति दी और उन्हें एकजुट किया, लेकिन यह बात बृहत्तर एकता और विकास के लिए बाधक हुई। तो इस तरह से यहाँ पर सामाजिक ढांचे में भारतीय सभ्यता को अद्भुत दृढ़ता दी गई, यानी उसे मजबूती प्रदान की गई, और उसने गुटों को शक्ति दी और उन्हें एकजुट किया, लेकिन यह बात बृहत्तर एकता यानी कि पूरे बृहत रूप से एक होने में और विकास के लिए बाधक हुई। इसने दस्तकारी, शिल्प, वाणिज्य और व्यापार का विकास किया, लेकिन हमेशा अलग अलग समुदायों के भीतर। इस तरह खास ढंग के धंधे पुश्तैनी बन गए और नए ढंग के कामों से बचने और पुरानी लकीर पीटते रहने की प्रवृत्ति पैदा हुई। इससे बड़ी संख्या में लोगों को विकास के अवसरों से वंचित करते हुए उन्हें स्थायी रूप से समाज की सीढ़ी में नीचा दर्जा देकर यह मूल्य चुकाया गया। इसी कारण हर तरफ ह्रास हुआ, विचारों में, दर्शन में, राजनीति में, युद्ध की पद्धति में, बाहरी दुनिया के बारे में जानकारी और उसके साथ संपर्क में। साथ ही क्षेत्रीयता के भाव बढ़ने लगे। भारत की अखंडता की अवधारणा के स्थान पर सामंतवाद और गिरोहबंदी की भावनाएं बढ़ने लगीं और अर्थव्यवस्था संकुचित हो गई। इसके बावजूद जीवनी शक्ति और अद्भुत दृढ़ता बची हुई थी और इसके साथ लचीलापन एवं अपने को ढालने की क्षमता। इसीलिए वह बचा रह सका, नए संपर्कों एवं विचारधाराओं का लाभ उठा सका और कुछ दिशाओं में प्रगति भी कर सका। लेकिन यह प्रगति अतीत के बहुत से अवशेषों से जकड़ी रही और बाधित होती रही, यानी कि विकास में जो है अतीत बाधक बनता रहा। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर युगों का दौर, यानी कि इतने वर्षों तक भारत में किस तरह के लोग आए और शासन किया और यहीं के होकर रह गए और यहाँ की संस्कृति में घुल मिल गए। तो इस तरह से यहाँ पे किस तरह से विकास हुआ, ज्ञान के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में। तो ये सभी चीज़ें जो है मिलकर भारत को आगे बढ़ाती हैं और बाद में उसका ह्रास भी होता है, पतन भी होता है, लेकिन वो आगे बढ़ने विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ता है और पुराने अतीत से जुड़े हुए चीज़ों के साथ। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने युगों का दौर ये पाठ पूरा किया और अब इस पर आधारित कुछ प्रश्न हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो सभी इसे अपनी कॉपी में पूरा करेंगे, प्रश्न के साथ इसे लिखना है। तो पहला प्रश्न यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है और क्यों? तो यहाँ पे हम लोग पहला प्रश्न लिखेंगे। प्रश्न 1, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है और क्यों? तो भारत का नेपोलियन गुप्त साम्राज्य के शासक, यहाँ उत्तर हम लोग लिखेंगे, गुप्त साम्राज्य के शासक समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है।
भारत का नेपोलियन कहा जाता है। उसके शासनकाल में उसके शासन काल में साम्राज्य काफ़ी समृद्ध और शक्तिशाली था। समृद्ध और शक्तिशाली था। इस काल में साहित्य और कला के क्षेत्र में साहित्य और कला के क्षेत्र में भारत ने अभूतपूर्व उन्नति की। अभूतपूर्व का अर्थ होता है जैसी उन्नति पहले कभी नहीं हुई, तो अभूतपूर्व उन्नति की अर्थात आगे बढ़ा। और अब यहाँ पे हम लोग प्रश्न 2 लिखेंगे, और प्रश्न 2 में है, दूसरा प्रश्न है कि भवभूति कौन थे? भवभूति कौन थे? उत्तर, भवभूति संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध नाटककार थे। वे 7वीं शताब्दी में नाटक के क्षेत्र में चमकते सितारे थे। नाटक के क्षेत्र में चमकते सितारे थे। कालिदास के बाद इनका ही स्थान है। कालिदास के बाद इनका ही स्थान है। भारत में भवभूति बहुत लोकप्रिय रहे। भारत में भवभूति बहुत लोकप्रिय रहे। तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने ये 2 प्रश्नों का उत्तर किया। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है और क्यों? और दूसरा प्रश्न था
कि भवभूति कौन थे और इनके बारे में लिखना है। और अब हम लोग अगला प्रश्न यहाँ पर करेंगे कि कालिदास कौन थे, उनकी प्रसिद्ध रचनाओं का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग ऊपर से लिखना शुरू करेंगे। ये सभी ने लिख लिया होगा। अब इसके बाद हम लोग दूसरा प्रश्न लिखेंगे। प्रश्न 2, कालिदास कौन थे? उत्तर प्रश्न 3 हो जाएगा। कालिदास कौन थे, उनकी प्रसिद्ध रचनाओं का वर्णन कीजिए। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग को कालिदास की कौन थे ये बताना है। कालिदास गुप्त वंश के, उत्तर यहाँ हम लोग लिखेंगे। कालिदास गुप्त वंश के चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, गुप्त वंश के चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। तो यहाँ पे जो है कालिदास गुप्त वंश के चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। कहते हैं कि उनके दरबार में 9 रत्न थे और उनमें से कालिदास जो है वो एक थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में अपनी रचनाओं में प्रेम व प्रकृति का वर्णन बड़े अनुपम ढंग से किया है। बड़े अनुपम ढंग से किया है। उनकी प्रमुख रचना है, शकुंतला। प्रमुख रचना है शकुंतला, जिसका
जर्मन, जिसका जर्मन, फ्रेंच, डेनिश और इटालियन में अनुवाद भी हुआ। और इटालियन में अनुवाद कहते हैं ट्रांसलेट करने को, अनुवाद भी। और यहाँ पे हम लोग इसका इटालियन में अनुवाद भी हुआ। इनकी एक अन्य प्रमुख रचना है, अनुवाद भी हुआ। इनकी एक अन्य प्रमुख रचना है, अन्य प्रमुख रचना है मेघदूत। मेघदूत, जिसमें एक प्रेमी अपनी प्रेयसी को, जिसमें एक प्रेमी अपनी प्रेयसी को बादल द्वारा संदेश भेजता है, बादल द्वारा संदेश भेजता है। तो इस तरह से कालिदास और उनकी प्रसिद्ध रचनाओं के बारे में बताया गया। और अगला प्रश्न है, हर्ष कौन था? यहाँ पर ये 3 प्रश्न हो गया। अब चौथा प्रश्न है यहाँ पर, हर्ष कौन था और भारतीय इतिहास में वह लोकप्रिय क्यों हुआ? तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हर्ष कौन था। तो यहाँ पे प्रश्न 4 लिखेंगे, हर्ष कौन था भारतीय इतिहास में वह लोकप्रिय क्यों हुआ? भारतीय इतिहास में वह लोकप्रिय क्यों हुआ? भारतीय इतिहास में वह लोकप्रिय क्यों हुआ? तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि हर्ष 7वीं शताब्दी का, उत्तर हर्ष 7वीं शताब्दी का सबसे शक्तिशाली राजा था, सबसे शक्तिशाली राजा था। उसने भारत से हुणों का साम्राज्य, उसने भारत से हुणों का साम्राज्य, उसने भारत से हुणों का साम्राज्य समाप्त किया।
हूणों का साम्राज्य समाप्त किया। उसने उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत तक उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत तक। इसके बाद की लाइन हम लोग ऊपर लिखेंगे, तीसरे प्रश्न को मिटाकर। तो ये हूणों का साम्राज्य समाप्त किया। उसने उत्तर भारत से लेकर मध्य, यहाँ पे हम लोग आगे ऊपर लिखेंगे, अभी ये उत्तर पूरा नहीं हुआ है, लेकर मध्य भारत तक एक बहुत शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। मध्य भारत तक एक बहुत शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। बहुत शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। हर्ष ने हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों का प्रचार हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों का प्रचार एवं प्रसार किया। प्रचार एवं प्रसार किया। उसने अपने राज दरबार में राज दरबार में कवियों और नाटककारों को संरक्षण दिया। कवियों और नाटककारों को संरक्षण दिया। कवियों और नाटककारों को संरक्षण दिया। अपनी राजधानी उज्जैनी को सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बनाया। सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बनाया। वह बहुत दानी था। उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। इस तरह से हम लोगों ने ये 5 प्रश्नों को किया और इसमें हम लोगों ने अभी यहाँ पर ये चौथा प्रश्न था, हर्ष कौन था भारतीय इतिहास में वह लोकप्रिय
क्यों हुआ। तो यहाँ पर हर्ष के बारे में, और वो लोकप्रिय क्यों हुआ, क्योंकि वो जो है हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों को जो है उसमें, यहाँ पर हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों को दोनों धर्मों का प्रचार और प्रसार किया, और उसके राज्य में जो है प्रजा बहुत सुखी थी, और उसने सांस्कृतिक गतिविधियों को का केंद्र भी बनाया अपनी राजधानी को। तो इस तरह से यहाँ पर हर्ष एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा था जिसके काल में बहुत ही विकास हुआ। और इसके आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही क्वेश्चन करेंगे, और शेष क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, और फिर हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।